है ना। तो लोद्रवा जो है, यहां एक नदी बहती थी जिसका नाम था काक नदी। नदी का नाम क्या था? काक नदी। और कहा जाता है कि इसी लोद्रवा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मुमल। राजकुमारी का नाम क्या था? राजकुमारी का नाम था मुमल। तो मुमल जो है, कई बार पूछा जाता है कि कहां की राजकुमारी थी, तो मुमल आपके लोद्रवा की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? लोद्रवा की। और ये लोद्रवा कौन सी नदी के किनारे? तो नदी का नाम है काक नदी। अब तो ये बरसाती नदी है वैसे, ठीक है, लेकिन पहले कभी कभार ये नदी जो वो बहा करती होगी, आजकल तो एकदम ये विलुप्त प्राय है। तो लोद्रवा की राजकुमारी थी मुमल। एक घटना घटित होती है यहां जैसलमेर से, एक सीमावर्ती इलाका है अमरकोट, जो आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज, राजस्थान के लोक देवता बाबूजी महाराज, इन दोनों ही लोक देवताओं का ससुराल था अमरकोट। अकबर का जन्म भी इसी अमरकोट में हुआ, राणा वीर साल के महल में, ठीक है। तो यहां अमरकोट का एक राजकुमार था जिसका नाम था महेंद्र। अमरकोट के राजकुमार का नाम क्या था? महेंद्र। और एक महेंद्र के साथ में एक व्यक्ति और था, गुजरात का एक राजकुमार था हमीर जडेजा। रविंद्र जडेजा के परिवार में ही है भाई ये। गुजरात का राजकुमार था कौन? हमीर जडेजा। हमीर जडेजा। ये हमीर जडेजा और महेंद्र, कहा जाता है कि दोनों एक बार जो है वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और शिकार खेलते खेलते, पुराने जमाने में क्या होता था, शिकार खेलते खेलते आदमी रास्ता भूल जाता था, डाफाचूक हो जाता था। अब आजकल तो क्या है कि गूगल मैप वगैरह सारी चीजें हैं। और जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में तो आपको पता है 50-50 कोस तक कोई गांव तक नहीं है, आज भी नहीं है, तो उस टाइम तो कोई था ही नहीं मामला, ठीक है। तो इतना एक तरह से बिल्कुल वीरान क्षेत्र है, पूरा का पूरा आप देखोगे तो रेगिस्तानी इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है। तो हमीर जडेजा और अमरकोट का राजकुमार महेंद्र जो है, ये दोनों आपके शिकार खेलने के लिए जाते हैं। अमरकोट से रवाना होते, रास्ता भटक जाते और रास्ता भटक कर इस क्षेत्र में आ जाते। दोनों कई दिनों से रास्ता भटक चुके थे, हालत खराब हो गई थी, प्यास वास इनको लग गई थी, भूख से एकदम बिल्कुल जो है वो बिलख रहे थे। आसपास इन्होंने देखा कि कोई पानी का मामला बैठ जाए तो प्यासे तो ना मरे कम से कम। तो ये आसपास जब ढूंढते हैं तो इनको एक तालाब दिखाई देता है, एक नदी दिखाई देती है, और वो नदी थी काक नदी। इनको लगा कि यार कम से कम प्यासे तो नहीं मरेंगे, है ना, नहीं तो भूखे प्यासे मर जाते शिकार के चक्कर में। तो वो जाते हैं उस नदी के पास में, नदी में पानी वानी पीते हैं, नहाते धोते हैं, ठीक है। और जैसे ही नदी के पास में एक दृश्य देखते हैं कि नदी के पास में शानदार एक उद्यान लगा हुआ था, बगीचा लगा हुआ था, ठीक है। और इस बगीचे में एक शानदार महल भी बना हुआ था। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इस रेगिस्तान में, इस मरुस्थल में, जहां 50-50 कोस तक जो है एक पेड़ तक नहीं दिखाई देता, एक रूख तक नहीं दिखाई देता, एक गांव तक नहीं दिखाई देता, इस बीचों बीच मरुस्थल में इतना सुंदर उपवन और इतना शानदार महल बना हुआ, नदी बनी हुई, तो इसका कोई रहस्य तो है। तो ये इस महल के पास में जाते हैं। तो महल के पास में जैसे ही पहुंचते हैं तो कुछ दासियां जो है वो इनको पूछती है कि भाई तुम कौन हो। अब ये खानदानी रईस तो थे ही, भाई राज परिवार से संबंधित थे, तो दासियों को लगा कि कोई राज परिवार से संबंधित है। इन्होंने अपना परिचय भी बताया कि भाई मैं अमरकोट का राजकुमार हूँ, ये मेरा बहनोई है अमीर जडेजा, ये गुजरात का राजकुमार है, हम शिकार खेलने के लिए आए थे और रास्ता भटक गए, रास्ता भटक कर यहाँ पहुंचे हैं। दासियां अपनी राजकुमारी को जाकर के ये बात बताती है। राजकुमारी का नाम था मुमल। राजकुमारी का नाम क्या था? मुमल। ये दासियां जो है ये राजकुमारी को जाकर के बताती है कि इस प्रकार कोई दो राजकुमार है और वो रास्ता भटक करके आ गए। राजकुमारी कहती है कि राजकुमार है तो हमारा धर्म बनता है कि उनको ढंग से खाना वाना खिलाओ, उनकी सेवा वेवा करो। तो दासियां जो है महेंद्र और हमीर की पूरी सेवा करती है, खाना वाना खिलाती है इनको। फिर मुमल जो है इन दोनों की परीक्षा लेना चाहती है कि ये बुद्धिमान है कि नहीं। दासियां जो है उन दोनों राजकुमारों के पास में जाकर के कहती है कि आप में से किसी एक को मुमल ने बुलाया। तो इन दोनों ने पूछा कि ये मुमल कौन है। दासियां हंसने लगी, बोले तुमने मुमल का नाम नहीं सुना? बोले नहीं सुना। कोई कौन सी तोप है क्या, कोई बला है क्या? बोले हाँ, मुमल इस क्षेत्र की श्रेष्ठ सबसे सुंदर राजकुमारी है, सुंदरता का पर्याय है। इन दोनों के मुंह में लड्डू फूटा कि यार क्या गजब का माहौल बना है ना। नहीं तो हमारी ये हालत हो गई थी, भूखे प्यासे मर रहे थे, अब यहाँ राजकुमारी के पास में पहुंच गए, उस राजकुमारी के पास में पहुंच गए जो इस क्षेत्र की सबसे रूपवान है, सबसे सुंदर है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार माहौल बैठ ही जाता है। तो इनको लगा कि यार गजब का माहौल बैठा है। तो महेंद्र और हमीर दोनों के मन में जो लड्डू फूटते हैं, दोनों में से अब बड़ा हमीर था, तो हमीर ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा भैया ना,
मैं बड़ा भी हूं, मैं तेरा जवाई भी हूं, तो मेरा कायदा बनता है कि पहले मैं जाऊं। महेंद्र को लगा कि यार ये तो गलत है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे बड़े का फायदा उठा लेते हैं। तो हमीर जो है कि मूमल के मेड़ी में पहुंचता है। मेड़ी बोलते हैं महल को। यहाँ आज भी मूमल की मेड़ी बनी हुई है, मूमल की मेड़ी। लोदरवा में मूमल की मेड़ी बनी है। मूमल की एक बहन थी सुमल। एक तरफ सुमल की मेड़ी बनी हुई है, सुमल का महल बना हुआ, और एक तरफ मूमल का महल बना हुआ। तो ये हमीर जडेजा मूमल के महल में पहुंचता है, और जैसे मूमल के महल में पहुंचता है तो एक दृश्य देखता है कि महल में प्रवेश करते ही एक शेर बैठा हुआ था सामने। हमीर को लगा कि यार ये तो गड़बड़ है ना, इसने तो झूठी सेवा की है, ये तो मरवाने का प्लान कर रही है। ठीक है, जैसे आजकल की मूमल है ना, वैसे ही उस टाइम तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल की सारी मूमलें ही ऐसी है। तो अमीर को लगा कि कुछ गड़बड़ है ना। वो सीआईडी वगैरह देख चुका था कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो अमीर को लगा कि यार ये तो गड़बड़ है मामला। फिर उसकी दूसरी नजर पड़ती है जैसे, तो सामने उनको एक अजगर दिखाई देता है। अमीर को लगा कि पक्का ये तो आज जो है काम तमाम करेगी, ये एक तरह से कोई पिशाचिनी है, यहाँ जो भी रुकता है तो उनको ये एक तरह से खाने का काम करती होगी, कोई राक्षसी होगी। काय की सुंदरता, काय की रूपवान कन्या। तो हमीर तो सोचा कि जिंदा रहेंगे तो किसी दूसरी राजकुमारी से शादी कर लेंगे, वैसे ऑलरेडी एक तो अपना हो ही रखा है ना। तो हमीर तो चप्पल पकड़ता है, चप्पल हाथों में लेकर के वहां से आर्मी वाले दौड़ कर लाता है, भाग जाता है वहां से। महेंद्र ने पूछा, बोला क्या बात हुई, क्या मामला है। तो महेंद्र को कहा कि तू ही जाके देख के आ। तो महेंद्र गया। महेंद्र थोड़ा चतुर था, ये अपने साथ में अस्त्र शस्त्र हथियार भी लेकर के गया। ठीक है, और जैसे ये महल में प्रवेश करता तो उसको वो जैसे हमीर के साथ में हुआ वैसे इसके साथ में हुआ। सामने एक शेर दिखाई दिया। महेंद्र जो था वो चतुर था, उसने उस शेर पर भाले का प्रहार किया। वो शेर जो था वो मोम का बना हुआ था। ठीक है, और वो शेर मोम का जो बना हुआ था भाले के प्रहार से ढेर हो गया। महेंद्र को लगा कि हाँ, पहली परीक्षा तो अपने पास कर चुकी है, प्री तो अपने कंप्लीट हो चुका, अब मेंस में देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, तो महेंद्र आगे बढ़ता है। आगे जैसे ही बढ़ता है तो उसको वैसे वो अजगर दिखाई देता है। फिर उसको लगा कि हाँ ये भी नकली होगा, तो वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार निकालकर उस अजगर पे भी प्रहार करता है, और वो भी ढेर हो जाता है। वो भी बिल्कुल मोम का बना हुआ था। मतलब मूमल वो एक तरह से परीक्षा लेना चाहती थी कि इनमें दिमाग है कि नहीं। और इस प्रकार वो सारी जो कठिनाइयां थी, मोम का शेर, अजगर वगैरह जो भी जंगली जानवर बीच में बिठाए गए थे मोम के, उनको वो ढेर करके मूमल के महल में पहुंच जाता है। अब साहब जैसे ही मूमल के महल में पहुंचा, मूमल के रूप को देख करके, मूमल के सौंदर्य को देख करके वो तो डापाचूक हो गया। मूमल ने जैसे ही महेंद्र का कद काठी का शरीर देखा तो महेंद्र से वो मन ही मन जो प्रेम करने लग जाती है। दोनों की एक दूसरे के नयन मटक्का हुए, दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्रेम करने लग जाते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं दोनों। और ये कहा जाता है कि मूमल और महेंद्र एक दूसरे से अथाक प्रेम करने लग जाते हैं। महेंद्र ने इससे पहले इतनी रूपवान कोई नहीं देखी होगी। ठीक है, और मूमल ने इतना कद काठी का इस प्रकार का नौजवान गबरू जवान जो आज तक कभी नहीं देखा होगा। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, है ना, और एक दूसरे से अत्यधिक लगाव हो जाता है, अत्यधिक प्रेम करने लग जाते हैं। रात होती है, सुबह जब रवाना होता है तो महेंद्र का मन जो बड़ा एक तरह से हल्का होता है, क्योंकि महेंद्र की पहले ही शादियां हो चुकी थी। महेंद्र जो है ये थोड़ा होशियार था, इसकी 7 रानियां ऑलरेडी थी और 8वां नंबर इस मूमल का था। ठीक है ना, और ये जो लिंगानुपात वाला मामला कम हुआ है ना कहीं इन महेंद्रों का ही काम है, ये मान लो। ठीक है, आज जो तुम दुख पा रहे हो ना, बिहार वाला मामला बिठा रहे हो और महाराष्ट्र वाला बिठा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इन महेंद्रों का बड़ा योगदान है। ठीक है, तो 7 रानियां इसके थी, लेकिन इन 7 रानियों का तो कोई अर्थ ही नहीं रहता। मूमल के सौंदर्य के सामने ये सारी रानियां फीकी थी, मूमल के रूप के सामने ये सारी रानियां जो थी वो व्यर्थ थी। तो महेंद्र को लगा कि मेरी तो दुनिया जो वो मूमल ही है। ठीक है, और मन ही मन उसका बड़ा मन जो वो दुखी होता है कि मैं यहां से कैसे जाऊं, क्यों जाऊं मैं यहां से। लेकिन वो वहां से रवाना होता है। इधर मूमल जो है वो महेंद्र से बिछड़ना नहीं चाहती थी, मन ही मन वो पूरा समर्पण दे चुकी थी। ठीक है, तो मूमल और महेंद्र ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, एक दूसरे को वादा किया कि हम रोज जो है वो मिलेंगे। महेंद्र ने ये वचन दिया मूमल को कि मैं रोज रात्रि के समय यहां आऊंगा और रात्रि के समय आऊंगा और सुबह जो है वापस चला जाऊंगा। मूमल ने कहा कि जिस दिन तू अगर नहीं आया ना, उसके बाद में मेरा मुंह देखेगी, मरा मुंह देखेगी। महेंद्र ने कहा कि बेटी की बाप, पहला ही दिन है अभी तो, है ना, पहले दिन ही इतनी ज्यादा सीरियस मत तू, अभी तो पता नहीं तुझे क्या क्या पता चलेगा, है ना। मेरी 7 रानियां वो तो तुझे पता ही नहीं है, अभी मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है, नहीं तो इतने में मैसेज आ जाता वेयर आर यू, है ना। मैंने उन सबको ब्लॉक कर रखा है, फ्लाइट मोड कर रखा है फोन, नहीं तो इतने में कितने फोन आ जाते, तेरा मन ही एक तरह से चंचल हो जाता, तुझे पता ही चल जाता वास्तविकता का। तो महेंद्र वहां से रवाना हो जाता है
अमरकोट के लिए निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसको मूमल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वहां अमरकोट पहुंचता है और अमरकोट पहुंचते ही उसके दिमाग में एक ही रहती है कि ऐसा कोई ऊंट जो है वो देखा जाए जो रातों रात मूमल के पास में जाकर के अमरकोट आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई ऊंट हो जो इतना तेज दौड़े कि अमरकोट से शाम को रवाना हो और रात को शाम को जो है मूमल के महल पहुंचे और रात को सुबह जो हो वापस अमरकोट आ जाए। इतना कोई तेज दौड़ने वाला ऊंट हो। तो वो अपने राइका को बुलाता है, रेबारी को बुलाता है और कहता है कि कोई ऐसा ऊंट है क्या जो इतना तेज दौड़े कि रातों रात जो मूमल के पास में लोद्रुआ पहुंच जाए और सुबह होने से पहले यहां वापस आ जाए। राइका ने कहा आप टेंशन मत लो, मेरे पास में एक 4x4 है ना, और उस 4x4 में आप ये मान लो कि आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में तो आप जैसे नहा धो के उस पर बैठोगे ना, तो आधे घंटे में आपका फोग वाला डीओ जो है ना वो फीका ही नहीं पड़ेगा, उतने में तो तुम लोद्रुआ पहुंच जाओगे। महेंद्र को बड़ा सुकून आया कि अब मामला बैठ गया, अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब साहब महेंद्र जो है रोज शाम को यही करता, शाम को जो है ऊंट लेकर के जाता, लोद्रुआ जाता और सुबह सूर्योदय से पहले वापस आ जाता। सारी रानियां डापाचूक हो गई कि मामला क्या है, ठीक है, गड़बड़ क्या हो रही है, ये महेंद्र कहाँ जाता है। तो सबसे छोटी जो रानी थी 7वें नंबर की, उसको पूछा गया कि भाई 7वें दिन तेरे ही पास रुकने लग गया क्या आजकल। तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे तो खुद को आज 10 दिन हो गए देखे हुए। सुबह आता है 4 बजे आकर के सो जाता है, मुझे तो खुद को ही पता नहीं रहता है ना। रात भर फोन स्विच ऑफ रहता है, फ्लाइट मोड रहता है ना, नॉट रीचेबल बता रहा है। मैं तो परेशान हो गई कॉल कर करके। तो सारी रानियां चिंतित हो गई कि महेंद्र के मामला कहाँ बैठ रहा है ना, क्या गड़बड़ हो रही है। तो सारी रानियां मिलकर के महेंद्र की मम्मी के पास में जाते हैं, महेंद्र की माताजी के पास में जाते हैं कि ऐसी बात है, महेंद्र पिछले 10 दिनों से इसके लक्षण जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे है ना। और ये छोटी वाली जो रानी है ये भी कह रही है कि 10 दिन हो गए, पता ही नहीं कहाँ जाता है रात को और सुबह वापस 4 बजे आता है। तो महेंद्र की माता को शक हुआ, क्योंकि महेंद्र के लक्षण उसको पता था कि भाई 7 उसके है तो वो 8वीं की प्लानिंग कर रहा होगा कोई ना कोई। तो महेंद्र की माता ने कहा कि जब वो आता है ना तो उस टाइम उसकी क्या स्थिति होती है ये बता। तो वो रानी कहती है कि उसका जो केस है, उसके जो बाल है वो बिल्कुल भीगे हुए हैं, है ना, बिल्कुल वो भीगा हुआ, क्योंकि वो काक नदी को पार करके जाता था और वो बिल्कुल भीग जाता था। तो ये कहा जाता है कि उसके केस जो बिल्कुल भीगे हुए रहते थे। महेंद्र की माता ने छोटी रानी को कहा कि आज जब सुबह आए ना तो उसके केसों के नीचे, उसके बालों के नीचे एक प्याला रख देना, एक कटोरी रख देना और उसमें जो जल इकट्ठा हो ना वो जल ला करके मुझे देना। अब सुबह जैसे ही महेंद्र आया तो छोटी रानी ने गीले बालों के नीचे प्याला रख दिया। उस गीले बालों के पानी की बूंदे जो उस प्याले में इकट्ठा हुई और वो प्याला जो महेंद्र की मां तक पहुंचाया गया। उस पानी से अनुमान लगाया गया, पता लगाया गया कि ये कौन से क्षेत्र जाता है। तो पता चला कि ये तो काक नदी में के आसपास जाता है। और जैसे काक नदी की बात आई तो महेंद्र की माता को शक हुआ कि ये तो हो ना हो पक्का ये मूमल से मिलने के लिए जाता है। मूमल से ये प्रेम करने लग गया, क्योंकि काक नदी तो मूमल की सुंदरता का ही बखान करती है। काक नदी जहां है वहां मूमल की सुंदरता है। तो पता लगाया गया दूसरे दिन कि कैसे जाता है। तो पता चला कि रायके का ऊंट लेकर के जाता है, रेबारी का ऊंट लेकर के जाता है और सरपट सुबह आ जाता है। तो सारी रानियां बड़ी वैसे ही दुखी थी, परेशान थी और गुस्सा था, रीस थी। तो वो रीस निकालती है बेचारे उस रायके पर, रायके को पीट देती है, उसके ऊंट के पैर वेर तोड़ देते हैं। अब महेंद्र को पता ही नहीं था कि क्या उसके विरुद्ध पूरा षड्यंत्र हो रहा है। वो तो मदमस्त था। शाम को 6 बजे नहा धो करके रवाना हुआ, रायके को फोन किया, बोले ऊंट नहीं पहुंचा यार आज। बोले क्या ऊंट, मेरे का तो खुद की हालत खराब कर दी, ऊंट नहीं बनाती मेरी तुम, है ना। तुम्हारी रानियों को पता चल गया है सारा मामला और जो ऊंट लेकर के तू जाता था ना उस ऊंट के ही पैर तोड़ दिए। अब ये बात महेंद्र ने सुनी तो महेंद्र डापा चूक हो गया बेचारा, की गड़बड़ हो गई मामला पूरा ही, ठीक है, अरे पूरा राज ही उगड़ गया। तो महेंद्र को लगा कि यार अब क्या करे, नहीं पहुंचे तो मूमल मर जाएगी। उसने ये कहा था कि अगर एक दिन नहीं आया तू मिलने के लिए तो दूसरे दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अब महेंद्र की समस्या होगी। महेंद्र उस रायका के पास में जाता है और कहता है कि भाई तेरे पास कोई ऐसा और कोई जुगाड़ है क्या। रायका ने, साहब क्यों मरवा रहे हो, है ना, पहले अभी तक दर्द कर रहा है ना, और आप लोगों के प्यार के चक्कर में मेरा जो है वो बुढ़ता बन जाएगा, मेरे क्या फायदा ये बताओ आप। मेरा तो ऊंट जो था उसके ही पैर तोड़ दिए उन्होंने और ऊपर से जो लठ पड़े वो अलग है, ठीक है, और इस बार अगर गड़बड़ करूंगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। महेंद्र ने कहा तू टेंशन ना ले, तुझे जो है ना सारी व्यवस्था कर देंगे तेरे लिए, टेंशन मतलब, तेरा दर्द चला जाएगा, तू टेंशन मतलब, तू तो कोई और उपचार बता। तो रायका ने कहा कि मेरे पास में एक सांडनी है ऐसी, लेकिन वो जड़ी है, जड़ी जानते हो ना, है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो चलती रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई प्रहार कर दे, है ना, बेंत जो होती है ना ऊंट चलाने की, जो एक तरह से बनी हुई होती है बेंत,
लकड़ी टाइप की, है ना, चमड़ी की बनी हुई होती है बेंत, उस बेंत से ठोक करके ऊंट को भगाया जाता है, घोड़े को भगाया जाता है। तो अगर इस ऊंटनी पर, इस सांड पर बेंत मार दी जाए ना कोई, तो फिर वो रुकती नहीं है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। महेंद्र ने कहा कि दौड़ती तो ठीक है ना, बोले दौड़ती तो ठीक है, 15-20 मिनट लेट होगी, ज्यादा लेट नहीं होगी। महेंद्र ने कहा ठीक है, 15-20 मिनट तो चल जाएगा मामला, ठीक है। अब साहब वो सांड ने लेकर के रवाना हुआ, 1-2 घंटे पहले ही लेट हो गया था बेचारा। अब सांड ने धीरे धीरे चल रही थी, महेंद्र को लगा कि यार ऐसे तो पहुंचेंगे ही नहीं, और वो उस बात को भूल जाता है और वो बेंत निकालता है, तुरंत उस सांडनी पे प्रहार करता है, ऊंटनी पे प्रहार करता है। और जैसे ही वो बेंत की लगती है उस ऊंटनी पर, तो ऊंटनी रफू चक्कर हो जाती है, बिल्कुल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। महेंद्र उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, और वो न जाने वो कहां किस प्रकार एक तरह से उजाड़ में पहुंच जाती है। अब जैसे ही उजाड़ में पहुंचा तो महेंद्र को लगा कि आज तो मूमल मर जाएगी। और सुबह जो है वो जैसे तैसे करके महेंद्र मूमल के पास में पहुंचता है। इधर क्या हुआ था, मूमल जो है वो देर रात तक महेंद्र का इंतजार कर रही थी, है ना, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, वही गाना, ठीक है। मूमल जो है ये महेंद्र का इंतजार कर रही थी, तो इंतजार करते करते ये थक जाती है। मूमल और सुमल ये दोनों बहनें थी, और ये कहा जाता है कि ये दोनों जब महेंद्र का इंतजार कर रही थी मूमल, तो सोचा कि महेंद्र नहीं आता तब तक जो टाइम पास कर लेते, तो ये खेल खेलने लग जाती है। और खेल इस प्रकार खेलती है, सुमल जो है इसको तो महिलाओं के कपड़े पहना दिए जाते हैं, मूमल को पुरुषों के कपड़े पहना दिए जाते हैं। और ये खेल खेलती खेलती एक खाट पर सो जाती है, ठीक है। और जैसे महेंद्र पहुंचा तो महेंद्र ने देखा कि सुमल सो रही थी, है ना, तो उसने सोचा कि ये मूमल होगी, उसके पास में पुरुषों का कपड़ा वाला कोई आदमी सो रहा है। हालांकि वो था नहीं, मूमल ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन महेंद्र जो वो शक कर लेता है, महेंद्र के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो जाता है, और महेंद्र वहीं पर अपनी बेंत ना डाल करके चला जाता है। उसके मन ही मन में यूं लगा कि यार मैंने पूरे परिवार से लड़ करके इस मूमल के चक्कर में सबके सामने तो मेरी जो है वो धूल हुई, और ये मूमल तो बिल्कुल बेवफा निकली, है ना। हद से ज्यादा किसी से प्यार मत करना, दिल हर एक पे निसार मत करना, हद से ज्यादा किसी से प्यार मत करना, दिल हर एक पे निसार मत करना, और क्या खबर कहां रुक जाए इस सांस पे एतबार मत करना, क्या खबर कहां रुक जाए इस सांस पे एतबार मत करना, और आईने को नजर ना लग जाए ऐसा श्रृंगार मत करना, आईने को नजर ना लग जाए ऐसा श्रृंगार मत करना, तीर तेरी तरफ ही आएगा तू बस हवा में शिकार मत करना, तू बस हवा में शिकार मत करना। महेंद्र जो है वो मूमल को बेवफा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है यार ने ही लूट लिया घर यार का, तो मूमल को वो जो है बेवफा घोषित कर देता है और वहां से आ जाता है नाराज होकर के, बिल्कुल दुखी मन से महेंद्र रवाना हो जाता है। सुबह हुई, मूमल जागी तो उसने देखा कि महेंद्र आया ही नहीं, तो मूमल को लगा कि कोई गड़बड़ हुई है ना, ऐसा तो महेंद्र आज तक कभी नहीं चूका, ठीक है। तो मूमल ने देखा कि क्या गड़बड़ हुई है, तो आसपास मूमल ने देखा कि वो बेंत पड़ी हुई थी, जिस बेंत को लेकर के महेंद्र रोज आता था, जिस लाठी को लेकर के, जिस चमड़े की लकड़ी को लेकर के रोज आता था, ठीक है। और वो बेंत जो वो मूमल के पास में पड़ी थी, तो मूमल को लगा कि महेंद्र आया तो पक्का ही था, लेकिन उसके कुछ गलत फहमी हुई है। और फिर उसके दिमाग में आया कि सुमन उसके साथ में थी, उसने कपड़ों के जो है वो पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हुई है ना। तो उसके मन में ये शक हुआ है। मूमल जो है वो रोज महेंद्र को खत लिखती है कि मैं निर्दोष हूं, है ना, तुझे डर हुआ, तुझे है ना गलतफहमी हुई है, लेकिन महेंद्र किसी भी खत का जवाब नहीं देता। और ये कहा जाता है कि मूमल महेंद्र के प्रेम में बिल्कुल व्याकुल हो जाती है, व्यथित हो जाती है। मूमल जो है महेंद्र के प्रेम में इधर उधर भटकने लग जाती है, और बिल्कुल उस मरुस्थल में जो है, जो मूमल एक तरह से रूपवान थी, वो बिल्कुल एक तरह से जल करके सूखी लकड़ी की तरह हो जाती है महेंद्र के वियोग में। इधर महेंद्र को एक दिन पता चला कि मूमल जो थी वो बेकसूर थी, इस प्रकार की घटना थी, तो महेंद्र को बड़ा दुख हुआ कि मैंने मूमल के प्रति इस प्रकार की भावना रखी, जो एक तरह से मुझसे सच्चा प्रेम करती थी, उस मूमल के प्रति मैंने इस प्रकार की भावना रखी। तो महेंद्र को बड़ा दुख हुआ, महेंद्र बड़ा दुखी मन से मूमल से मिलने के लिए जाता है, लेकिन महेंद्र सोचता है कि अब भी मुझसे मूमल जो वो प्रेम करती है क्या वास्तव में, ठीक है। तो महेंद्र इसकी परीक्षा लेना चाहता है। महेंद्र अपना जो एक सैनिक था उसको भेजता है कि तू जा मूमल को और बोल कि महेंद्र तुझसे मिलने के लिए आ रहा है। सैनिक जाता है और सैनिक मूमल को जाकर के बोलता है कि महेंद्र तुझसे मिलने के लिए आता है। मूमल ने ये बात सुनी महेंद्र की, तो वो बिल्कुल एकदम हरी हो जाती है, आना बिल्कुल खुशी के मारे फूला नहीं समाती है, और मन ही मन जो महेंद्र को वो वापस याद करती है। सैनिक जो है महेंद्र को आकर के कहता है कि साहब जैसे ही आपका नाम लिया तो वो बड़ी खुश हुई, ठीक है। महेंद्र को फिर भी लगा कि यार एक बार और जो है लास्ट बार, ठीक है, लास्ट बार जो है
वो एक बार उनको और परीक्षा लेते हैं, तो महेंद्र उस सैनिक को जाकर के कहता है कि तुम मूमल को जाकर के बोलना, तो रोते हुए जाना और बोलना कि महेंद्र आ रहा था लेकिन बीच रास्ते में महेंद्र को सांप खा गया। देखते हैं मूमल का क्या रिएक्शन होता है, मुझसे कितना प्रेम करती है। कई बार हम ऐसा करते हैं ना, है ना, हकीकत में हम परीक्षाएं लेते हैं और कई बार ये परीक्षा जो महंगी पड़ जाती है, होता है ना ऐसा। तो महेंद्र ने भी ऐसा ही किया कि मूमल वास्तव में कैसा रिएक्शन करती है उसको देखते हैं। तो ये कहा जाता है कि वो सैनिक जाता है रोता हुआ, विलाप करता हुआ और जोर जोर से रोता है, हाय महेंद्र, हाय महेंद्र। मूमल पूछती है कि क्या बात हुई? बोले महेंद्र आ रहा था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही महेंद्र को सर्प ने दंश लिया। और जैसे ये बात सुनी मूमल ने, मूमल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महेंद्र को जब इस बात का पता चला कि उसके इस प्रकार के एक तरह से परीक्षा लेने के कारण मूमल की मृत्यु हुई, तो कहा जाता है कि महेंद्र मूमल की याद में, मूमल की विरह में जो है वो तड़प तड़प करके पागल हो जाता है। तो ये मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा अपने राजस्थान में है। मूमल के गीत जिसमें मूमल की सुंदरता का बखान किया जाता है उसको बोलते हैं